मैं दिनेश कुमार इस वीडियो को देख रहे सभी शिक्षक साथियों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा टीएलएम मेले के आयोजन में निर्गत पत्र के आलोक में रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमें आशा है कि आप सभी शिक्षक साथी टीएलएम मेले की तैयारियों में जोरों से लगे होंगे और आपके साथ में इससे पहले भी कुछ वीडियो शेयर भी किए गए होंगे। साथियों, इस वीडियो में जो टीएलएम बताए जा रहे हैं वो केवल उदाहरण के लिए है। हमें पूरी आशा है कि आप इससे भी और बेहतर टीएलएम बना सकते हैं। हम सभी शिक्षक साथियों का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे कैसे जल्द से जल्द पढ़कर समझना, पढ़ना लिखना सीख सकें। लेकिन हमारे समक्ष एक चुनौती आती है कि ये होगा कैसे, किस तरह की गतिविधियां उनके लिए की जाएं, कौन से टीएलएम उनके लिए प्रयोग किए जाएं। आइए इस वीडियो में आज हम इसी समस्या के समाधान के लिए कुछ टीएलएम निर्माण की प्रक्रियाएं करेंगे, जिससे बच्चों को पठन अभ्यास और समझकर पढ़ने जैसी कौशलों पर काम किया जा सके। साथियों, अक्सर बहुत से शिक्षकों को हमने देखा है कि वे इस प्रयास में रहते हैं कि सबसे पहले हमारे बच्चे लगभग 44 से 46 वर्ण और 11 मात्राओं को सीख जाएं, उसके बाद उनके साथ में पढ़ने और लिखने की प्रक्रियाएं की जाएं। इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो कौशलों की क्रमिकता पर जोर दिख रहा है, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे पढ़ने लिखने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बहुत बाद में आ पाते हैं और प्रारंभिक अवस्थाओं में ही पढ़ने लिखने के कौशल से पिछड़ जाते हैं। अगर हम निपुण भारत मिशन की बात करें तो उसमें भी अगर हम तो ये देखेंगे कि निपुण भारत मिशन जिस संतुलित भाषा दृष्टिकोण की बात करता है, उस दृष्टिकोण में भाषाई समझ और लिपि चिन्हों की निपुणता बहुत जरूरी मानी गई है। बच्चे लिपि चिन्हों की निपुणता में भी पारंगत हों, इसके साथ साथ में उन्हें गुणवत्तापूर्ण बाल साहित्य का एक्सपोजर भी दिया जाए। ये प्रारंभिक भाषा और साक्षरता विकास की नींव है। साथियों, बच्चों की भाषा और साक्षरता विकास में वर्णों को सिखाने का क्रम कौन सा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन दो उदाहरणों से हम समझते हैं कि बच्चों की भाषाई विकास में क्रम कैसा होना चाहिए। इस पहले उदाहरण में अगर हम देखें तो हम यहाँ पाएंगे कि 22 वर्णों को एक खास क्रम में सिखाया गया है। आप देख पाएंगे कि इस तरह सिखाने से बच्चों को सार्थक शब्दों को पढ़ने के मौके कितने मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर किसी ऐसे क्रम में बच्चों को सिखाया जाए जहां पर जल्द से जल्द उन्हें शब्दों, वाक्यों या सार्थक कहानियों को पढ़ने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। आइए उदाहरण 2 से हम समझते हैं कि यहाँ पर 8 वर्ण दिए हुए हैं और इन 8 अलग अलग वर्णों से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 14 सार्थक शब्द बनाए गए जिन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। इस तरह का टीएलएम आप अपनी कक्षा में बना सकते हैं और बच्चों के पठन अभ्यास में उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे शब्दों को पढ़ना सीख जाएं, आप उनके साथ में छोटी छोटी कहानियों के निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे इस उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 वर्ण हैं और 4 मात्राएं हैं, लेकिन इन 12 वर्णों और 4 मात्राओं से एक छोटी सार्थक कहानी बनाई गई है। ये खास प्रकार के डिकोडेबल टेक्स्ट हैं जिन्हें आप टीएलएम के रूप में तैयार कर सकते हैं और अपनी कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे और वर्ण बढ़ते जाएंगे, उनका एक समूह बन जाएगा, आप इससे बड़ी कहानी भी बना सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 22 वर्णों से एक पूरी की पूरी कहानी का निर्माण किया गया है। साथियों, यहाँ इस बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बच्चों को वर्ण सिखाने का क्रम कौन सा होगा ये आप निर्धारित करें, लेकिन उद्देश्य बस इतना है कि बच्चों को जल्द से जल्द कैसे शब्दों, वाक्यों और कहानियों को पढ़ने का मौका मिल सके। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ने सिखाने की जो पूरी कड़ी है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें सबसे अहम बात है अर्थ गणना सिखाना। सार रूप में अगर हम कहें तो बच्चे 44 से 46 वर्णों को सीखने का इंतजार न करें। वो जितने वर्ण सीखते जाएं, उन्हीं से शब्दों, वाक्यों और कहानियों को पढ़ने के अवसर देते रहें। अब इसमें एक बात आती है कि
इस तरह के डिकोडेबल टेक्स्ट या छोटी कहानियों को टीएलएम के रूप में जब शिक्षक साथी उपयोग करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बच्चों को क्या मदद मिलेगी। तो हम पाएंगे कि इस तरह के डिकोडेबल टेक्स्ट जब आप अपनी कक्षा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चों को केवल पढ़ने के अभ्यास ही नहीं मिलते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनकी शब्दावली का विकास भी होता है। बच्चों में अपने पूर्व ज्ञान को उपयोग कर पाने और उसे बढ़ा पाने में मदद मिलती है। बच्चे धारा प्रभाव पठन कैसे होता है ये सीखते हैं, उनमें समझ आधारित सवालों के जवाब देते कैसे ये भी वो सीखते हैं और उनके लेखन का विकास भी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चे अर्थ गणना सीखें। यहाँ अगर हम एक और स्टेप आगे चलते हैं कि जब हमारे शिक्षक साथी इस तरह के टीएलएम का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी कहानियों के निर्माण कर रहे हैं जो किसी खास प्रकार के वर्णों पर आधारित हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जो ध्यान रखना है। इन बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखेंगे आप, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप जो डिकोडेबल टेक्स्ट बना रहे हैं उसके अंदर शब्दों की संख्या कितनी है, जो आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उनका विन्यास कैसा है, उसमें आप किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, कहीं आपकी भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट तो नहीं है, आप जिस तरह की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दावली ऐसी हो जो परिवेशीय हो, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो केवल शब्दों का समूह नहीं है, एक सामाजिक परिवेश को भी वो प्रदर्शित करता है। इसलिए आप किसी थीम पर आधारित भी टेक्स्ट निर्माण कर सकते हैं और साथ साथ में शब्दों को बहुत परिवेशीय रखना बहुत ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि जब आप इस तरह के टीएलएम का एक्सपोजर बच्चों को दे रहे हैं तो केवल इस पर ही आश्रित मत रहिएगा। बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण साहित्य को पढ़ने का और उस पर चर्चाएं करने का उनको मौका मिले। इसके लिए आप अपनी स्कूल की किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ में लिटरेसी क्लाउड से भी आप कहानियों को डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया के अंदर बच्चों का साहित्य के साथ में एक्सपोजर होना बहुत आवश्यक है। साथियों, इस तरह के डिकोडेबल पाठों को जब आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हें आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ में कक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसे अगर हम जानना चाहें तो आप देखेंगे कि एक डिकोडेबल टेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उससे संबंधित एक चित्र भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। कबूतर नाम का डिकोडेबल टेक्स्ट है और साथ में इस पूरे पाठ में कुछ शब्दों को भी इंगित किया गया है जो संभावित रूप से कठिन शब्द हो सकते हैं। इसे कक्षा में उपयोग करने के लिए सबसे पहले आप बच्चों के साथ में उन शब्दों पर बातचीत करें, उनके अर्थ को समझाएं और साथ साथ में उन्हें अनुमान लगाने का मौका दें कि ये कहानी किस बारे में हो सकती है। फिर उसके बाद में इस कहानी को आप स्वयं हाव भाव के साथ में बच्चों को पढ़कर सुनाएं और बच्चों को पेयर में पढ़ने के मौके भी दें और इसके बाद में उन कहानियों को आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए भी दें। साथ साथ में बच्चों के साथ में जब इस कहानी को वो पढ़ लें तब बच्चों के साथ में समझ आधारित चर्चाएं करें जो मौखिक रूप से भी हो सकती है और लिखित रूप से भी हो सकती है या दोनों रूप में भी हो सकती है। अगर आप इस टीएलएम को देखेंगे तो ये टीएलएम कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर अगर आप देखेंगे कबूतर नाम की एक कहानी है जो इन खास वर्णों से मिलकर बनाई गई है और साथ साथ में उस कहानी के अंदर कुछ शब्दों को भी इंगित किया गया है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ 2 शब्द यहाँ पर इंगित किए गए हैं और कहानी के अंत में उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी चर्चा के लिए भी कुछ सवालों को दिया गया है। साथियों, अंत में मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो एक खास प्रकार के टीएलएम के निर्माण, उसकी उपयोगिता और उसे कक्षा में उपयोग करने के तरीकों को एक उदाहरण के रूप में देने में सफल हुआ होगा। आप इससे पढ़कर समझना कौशल को और बेहतर करने के लिए अन्य टीएलएम भी बना सकते हैं। आपसे यह अनुरोध है कि राज्य से जो आपके पास चिट्ठी आई है उसके अनुलग्नक 2 को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ मापदंड दिए हुए हैं जिनके आधार पर आपके टीएलएम का चयन होना है। आपसे ये आशा है कि आप अपने टीएलएम को टीएलएम मेला में जरूर लेकर जाएं। आप सभी शिक्षकों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।